Hello guys, welcome again. You are most welcome in my YouTube channel EduFun. आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और अगर एनसीईआरटी में तो सारी बुक्स एक ही साथ रहती हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब एक ही बुक में रहता है, तो साइंस की बुक में भी ये पहला ही चैप्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम लोग अगर इसके नेम के ऊपर जाएं तो इसमें लिखा हुआ है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में जो भी मैटर प्रेजेंट है, और तो उन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक टर्म आया है जिसका नाम है मैटर। कि मैटर क्या है? तो मैटर को देखिए हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ वो छोटे से छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो हर चीज़ के पास खुद का मास है, खुद का वॉल्यूम है। अगर और इजी वर्ड्स में हम लोग बात करें तो हर चीज़ कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कोई वजन है, तो उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो एज वी look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. यहाँ पे बताया गया है कि हज़ारों चीज़ें यहाँ पर हम लोग अपने आसपास देखते हैं, और वो सब अलग अलग शेप्स की, साइजेस की और टेक्सचर्स की होती है। और हर चीज़ इस यूनिवर्स में किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है, जिसको साइंटिस्ट बहुत ही पहले नाम दे चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आज मैटर। तो इस मैटर के बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब इसमें कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है मैटर के बारे में कि जो भी एयर हम लोग लेते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, स्टोन है, क्लाउड है, जो भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, यहाँ तक कि एक छोटी सी छोटी वाटर की ड्रॉप भी और एक सैंड का पार्टिकल भी, वो हर चीज़ मैटर है। ठीक है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ी हैं वो सब स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं इन्वायरमेंट में, और उन सब के पास मास भी है और खुद का वॉल्यूम भी है। तो अब आगे चलते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो इन सबको कैसे समझते थे, या फिर अर्लियर जो इंडियन फिलोसफर थे वो मैटर को किस तरह से क्लासीफाई करते थे, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले के ज़माने में देखिए, आपने कई बार सुना भी होगा कि पहले पंच तत्व लोग मानते थे कि जितने ये पूरी दुनिया पंच तत्व से बनी हुई है। पंच तत्व में क्या आ जाता है? एयर आ जाता है, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर। तो ये सारी चीज़ें पंच तत्वों में आती हैं, और लोगों का मानना था कि इन्हीं सारी चीज़ों से ये पूरी दुनिया बनी है। और इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज बेसिक 5 एलिमेंट्स। वही चीज़ इसमें बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया कि चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनी होती थी। ऐसा मानना था पहले के जो इंडियन फिलोसफर हुआ करते थे। अब यहाँ पे ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. अब आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो मैटर को 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग उनको बांटते हैं और अलग अलग बेस में बांटते हैं। तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को बांटा है, और केमिकल नेचर पे भी ध्यान रखते हुए उन्होंने बांटा। तो ये अलग अलग बेसिस पे बांटा गया है, तो उसमें हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम लोग मैटर के कुछ जो फिजिकल नेचर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, समझ लीजिए कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से ही बना होता है। जितना भी आप सारी चीज़ें देख रहे हैं आसपास, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किसी न किसी छोटे से छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है। आपको मेन बस इतना याद रखना है, ये जो इसमें हेडिंग पड़ी हुई, ये हेडिंग को आपको ध्यान देना है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है,
ठीक है, इसी चीज़ को हमको ध्यान देना है। यहाँ पर एक एक्टिविटी अब दिखाई गई है, तो इसमें बताया गया है एक्टिविटी में कि हमको क्या करना है। तो टेक 100 ml बीकर, यहाँ पे हम लोग को 100 ml का बीकर लेना है और उसको बीकर को हाफ फिल करना है और उस वाटर के लेवल को मार्क कर देना है। फिर उसके बाद हम लोग को सॉल्ट या फिर शुगर उसमें डिज़ोल्व करना है ग्लास रॉड की मदद से। आपको ये याद रखना है कि आपको ग्लास रॉड की मदद से ही ये सॉल्ट और शुगर आपको डिज़ोल्व करना है और फिर आपको वाटर जो लेवल है उसको ऑब्जर्व करना है। अब आपको बताना है कि क्या वाटर के लेवल में कोई चेंजेस हुए या फिर जो हमने सॉल्ट डिज़ोल्व किया है वो आखिर गया कहाँ, क्या वो डिसअपियर हो गया या फिर गायब हो गया या फिर अदृश्य हो गया, तो उसका क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जो मैटर है वो जो है छोटे पार्टिकल से बनना होता है। ठीक है, अब देखिए, What was there in a spoon salt or sugar? How has now spread throughout the water? तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी हमने शुगर यहाँ पर डिज़ोल्व किया था, शुगर या फिर जो सॉल्ट हमने डिज़ोल्व किया था, वो सब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, उनके बीच में डिज़ोल्व हो चुका है। मतलब कि वो घुल चुका है। जितने भी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस हैं, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स उन्हीं स्पेसेस के बीच में चले गए हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं डिज़ोल्व हो जाना। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल। अब इसमें बस ऐसे ही बताया गया है कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है, तो इस एक्टिविटी को आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पे है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको 2 से 3 क्रिस्टल ले लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको 100 ml वाटर में डिजोल्व करना है। अब फिर है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब आपको इसका जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया है उसका सिर्फ 10 ml आपको सॉल्यूशन लेना है, उसको 90 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है, एकदम क्लियर वाटर, उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसका भी आपको 10 ml जो अनदर सॉल्यूशन आपने बनाया उसका भी 10 ml वाटर सॉल्यूशन लेकर 90 ml क्लियर वाटर में आपको डिज़ोल्व करना है और कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। अब इसी चीज़ को आपको 5 से 8 टाइम करना है। अब इसमें बताना है क्या वाटर अभी भी कलर्ड है, तो यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है, ये 100 ml वाटर था, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डिज़ोल्व किया, फिर उसके बाद इसका 10 ml लेकर फिर से क्लियर वाटर में डिज़ोल्व किया, फिर इसका लेकर सॉल्यूशन फिर से दूसरे उसमें डिज़ोल्व किया, फिर इसका 10 ml सॉल्यूशन लेकर दूसरे वाटर में डिज़ोल्व किया। तो इसमें आप देखेंगे, दिस एक्सपेरिमेंट शोज डैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। तो इसमें यही बताया गया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें यही बताया गया है कि इतने कम जो क्रिस्टल्स थे, ये सारे क्रिस्टल परमैंगनेट के छोटे थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स 1000 लीटर तक वाटर को कलर कर सकते हैं। अब आगे इसमें क्या दिया हुआ है, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन बाय यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब अगर आप डेटॉल को भी डिज़ोल्व करेंगे, सिर्फ 2 ml डेटॉल को, तो भी वही चीज़ होगी जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी। और जो स्मेल है, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। अब आप बार बार प्रोसेस करेंगे तो भी आपको डेटॉल की स्मेल आएगी। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इसमें बताया गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरी हेडिंग दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम लोग जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मतलब उनके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, उनकी कुछ खूबियाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उन सब के बीच में स्पेस होता है। जैसे हम लोग छोटे से सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड के बीच में भी जो सॉलिड के एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में भी स्पेस होता है, जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में भी स्पेस होता है, और जो गैस होते हैं उनके बीच में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब जैसे in activity 1.1 and 1.2 we saw that the particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water। हमने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज में देखा कि जो भी शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के जो हम लोगों ने डिज़ोल्व किया था वाटर, वो सब इक्वली वाटर में डिज़ोल्व हो चुका था, इक्वली हर जगह आ चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी, मतलब कि जब भी हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी लेते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो वन टाइप के ही मैटर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मैटर के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर फैल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, इस वजह से हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। और एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर। और जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर और हॉट होता जाएगा, वैसे वैसे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती जाएगी और इनका जो मूविंग का रेट है वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब बहुत ही स्पीड में ये मूव करने लगेंगे। अब यहाँ पे है इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है ऊपर की एक्टिविटीज़ में कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो खुद ही में मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। They do not so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अपने आप ऐसे ही मिक्स होते जा रहे हैं, जबकि इसका भी कोई रीज़न है। देखिए, हर चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस इसमें है जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है, इसी प्रोसेस की मदद से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है। ठीक है, जैसे हम लोग वाटर में शुगर डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर डिफ्यूज़न प्रोसेस की मदद से ही पूरे वाटर के हर जगह फैलेगी। ठीक है, वो मिक्स होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और बताई गई है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते, खींचते हैं। तो देखिए, ये भी एक बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी जो सॉलिड होता है वो अपने एक स्पेसिफिक शेप या फिर साइज़ में रह पाता है, और लिक्विड भी आपस में जो है एक साथ रहते हैं क्योंकि उनके अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उनके पास भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में भी फोर्स कोई ना कोई लग रहा है अट्रैक्शन का। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। अब यहाँ पे बताया गया है कि इसमें एक गेम दिया हुआ है, उसको फील्ड में खेलना है। अब इसमें क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं हम लोग को, और जो फर्स्ट ग्रुप है वो द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिशम डांसर। अब जैसे ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये इन ईदू मिशम डांसर्स की तरह हम लोग को बनाना है कि एक दूसरे का जो कंधा है उसमें हम लोग को इस तरह बनाना है, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, इसी तरह का हम लोग को ग्रुप बनाना है। अब यहाँ पे द सेकेंड ग्रुप शुड नॉट होल्ड हैंड्स
टू फॉर्म द ह्यूमन जीन। और जो सेकंड ग्रुप है उसमें जो ह्यूमन से उनका हैंड एक दूसरे से मिक्स नहीं होना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। और जो थर्ड ग्रुप है शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। और जो थर्ड ग्रुप है उसमें हम लोग को सिर्फ एक दूसरे की फिंगर छूकर वो ग्रुप बनाना है। अब बताना है नाउ फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन। अब हम लोग को क्या करना है, जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट्स का उसको दौड़ के आना है और जो भी ग्रुप बनाया गया है उसको तोड़ने की हमको कोशिश करनी है। तो इससे क्या होगा, should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small group as possible। तो हम लोग को ये जहाँ तक हम तोड़ सकते हैं वहाँ तक हम लोग को तोड़ने की कोशिश करनी है। अब इसमें पूछा गया है विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। तो इसमें बताना है हमको कि कौन सा ग्रुप सबसे ईजी था ब्रेक करने के लिए और ऐसा क्यों है। तो इसमें है इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन विच इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो इसमें बताया गया कि अगर हम लोग एक स्टूडेंट को देखें, इसमें देखिए हम लोग कंक्लूजन क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट बता ही दे रहा हूँ। जैसे सॉलिड होता है तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, तो इसी वजह से उनको कंप्रेस करना, उनको ब्रेक करना, उनका शेप या फिर उनके साइज़ को चेंज करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। अब इसको हम लोग पहले ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया था जिसमें यहाँ पे फिगर में देखिए किस तरह से एक दूसरे को पकड़ के जो है ये डांसर्स पकड़े हुए हैं, इस तरह से सॉलिड के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। मतलब उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उनको ब्रेक करना बहुत ही टफ है। जो लिक्विड होते हैं उसको हम लोग जो हमने थर्ड ग्रुप बनाया था उससे समझ सकते हैं कि हमने सिर्फ फिंगर टच कराई थी। मतलब जो लिक्विड है उनके जो बीच का जो पार्टिकल्स की फोर्स है अट्रैक्शन का वो जो काफ़ी कम है सॉलिड के अपेक्षा, तो इस वजह से उनको ये कंप्रेस करना या फिर लिक्विड्स को एक दूसरे से अलग करना और इजी होता है। और जो गैस होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। तो इस वजह से जो हमने सेकंड ग्रुप बना था जिसमें हम सिर्फ एक दूसरे के आसपास खड़े थे, हमने किसी को टच नहीं किया था, किसी को पकड़ा भी नहीं था, तो उसको तोड़ना सबसे इजी हुआ क्योंकि वो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसमें सेकंड एक्टिविटी दी है 1.7 टेक एन आयरन नेल अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। हम लोग को एक आयरन नेल लेना है और एक चॉक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है। अब हम लोग को एक दूसरे उन सारी चीज़ों को हैमर से तोड़ने की और या फिर कट करने की या फिर उनको खींचने की कोशिश करनी है। अब इसमें पूछा गया है इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। अब हम इसमें जो भी अलग तीन चीज़ें दी गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसको हार्ड है सबसे ज़्यादा हार्ड किसको है तोड़ना या फिर उनके सबसे ज़्यादा किसके पास जो है फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो यहाँ पर देखिए आयरन नेल है तो इसके पास सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, ठीक है। क्योंकि अब चॉक का और रबर बैंड का तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि किसका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है फोर्स का। आई थिंक रबर बैंड का ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोग जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है और फिर से अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। लेकिन जब हम लोग चॉक का पीस लेते हैं तो वो अगर हम लोग उसको हैमर से मारेंगे तो तुरंत पाउडर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस यही चीज़ बताया गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में ज़्यादा होता है किसके बीच में कम होता है, ये हम लोग को बस समझने के लिए सारी एक्टिविटीज़ बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो यहाँ पे बताया गया स्टेट ऑफ मैटर। अब हम लोग को ये जो मैटर होता है इसकी कुछ स्टेट्स बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। हम लोग को अलग अलग तरीके के जो मैटर है आसपास उसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है और उनके डिफरेंट स्टेट्स को समझना है। और हम लोग को ये बताना है वी कैन सी डैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट
स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो जितना भी आसपास का हम लोग मैटर देख रहे हैं ये सब 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये चीज़ तो मेरे ख्याल से हम लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही ईजी चीज़ है, लेकिन इसी का हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए, these states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of 3 states of matter in detail. अब हम लोग इन्हीं के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो 3 स्टेट्स होती हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आता है द सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को हम लोग स्किप करते हैं और अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, all the above examples of solid we can observe that all these had definite shape, distinct boundaries and fixed volumes. तो यहाँ पर एक्टिविटी जो की गई है उसके हिसाब से बताया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ ब्रीफली, तो इसमें क्या है, जो सॉलिड्स होते हैं उनके खुद का एक डिफिनिट शेप होता है। ये चीज़ तो आप लोग को मालूम ही होगी, उनके पास खुद का डेफिनेट शेप होता है और उनकी एक बाउंड्री होती है, उनका एक शेप होता है, साइज़ होता है, उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है कि वो अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम 3 क्यूबिक मीटर है तो वो 3 क्यूबिक मीटर ही रहेगा, बिना उसमें अगर हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो, ठीक है। और जो इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो तो हम लोग एकदम नेग्लिजिबल ना के बराबर होती है, क्योंकि देखिए कंप्रेसिबिलिटी का हम लोग अगर मेन मतलब समझे तो इसमें बताया गया है कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि कोई भी जैसे गैस होती है तो उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में चेंज करते कंप्रेस करके। मतलब जब हम लोग किसी भी कैप में या फिर किसी भी हम लोग बीकर में किसी गैस है उसके अंदर प्रेजेंट, और फिर हम लोग किसी चीज़ से दाबने की उसको कोशिश करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास आ जाएंगे, जिसकी मदद से वो कंप्रेस होकर लिक्विड बन जाएगा। और जो सॉलिड है वो तो पहले से ही सॉलिड है, उनके पार्टिकल्स तो खुद ही एकदम पास होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हल्के हल्का। तो यहाँ पर वो उनके पास खुद ही इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स और एकदम पास पार्टिकल्स होते हैं, तो इससे ज़्यादा कंप्रेस करना बहुत टफ होता है, ठीक है। तो अब इसमें दिया हुआ है सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ठीक है। तो सॉलिड जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को बनाए रखते हैं और आउटसाइड फोर्स लगने पर भी वो जल्दी चेंज नहीं होते हैं। और सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। तो इसमें बताया गया है कि जो सॉलिड होते हैं उनको तोड़ना तो फिर भी हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ तोड़ा जा सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग तोड़ते भी हैं, लेकिन उनका शेप चेंज करना ये बहुत ही टफ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, What about a rubber band? Can it change its shape or stretching? Is it a solid? तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग रबर बैंड को देखें तो उसका तो शेप चेंज हो रहा है और वो स्ट्रेच भी हो रहा है, तो क्या ये सॉलिड है? और इसमें बताया गया है What about sugar and salt? When we kept in different jars, these take a shape of a jar. Are they solid? अब इसमें बताया गया है कि जो शुगर है और जो सॉल्ट है, अब वो तो अगर हम लोग जिस भी जार में रखते हैं तो उसी जार के शेप में आ जाते हैं, तो क्या ये सॉलिड है? और अब इसमें बताया गया है व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब इसमें बताया गया जो स्पॉन्ज होता है, जो फोम होता है, क्या वो सॉलिड है? उसको तो हम लोग बड़े आसानी से कंप्रेस कर लेते हैं। तो इनके आंसर्स बताया गया है A rubber band changes shape under the force and regains the same shape when when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. तो इसमें बताया गया है जो रबर बैंड होता है वो भी सॉलिड है और वो जल्दी से टूटता नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेच हो जाता है। हाँ, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं और जैसी फोर्स हटाते हैं वो फिर से अपने ओरिजिनल उसमें आ जाता है। लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या कहते हैं शुगर और अगर हम लोग सॉल्ट के क्रिस्टल की बात करें तो उनका जो शेप है वो फिक्स्ड है। हाँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक क्रिस्टल की बात करें जैसे शुगर होता है तो शुगर का सिर्फ एक दाना
वो उसका शेप फिक्स है। जो सॉल्ट होता है उसका भी एक दाना, उसका शेप भी फिक्स है। लेकिन जब इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे दाने आपस में मिल जाते हैं तो वो उसी शेप में हो जाते हैं जिस शेप में उनको रखा जाता है। लेकिन जो सिंगल जो उनका होता है क्रिस्टल, तो उसका शेप नहीं चेंज होता है। अगर हम लोग स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स, ठीक है। जो स्पॉन्ज होते हैं उसके पास बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं इन विच द एयर इज ट्रैप्ड, और उन सारे होल्स के बीच में एयर दबी होती है, एयर ट्रैप होती है। और जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और हम लोग उसको कंप्रेस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं सॉलिड, लेकिन उनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिक्विड स्टेट की बात की गई है। तो लिक्विड स्टेट में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हम लोग को ये मालूम है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन उनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो ये चीज़ तो आप लोग को मालूम ही होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी इन सारी चीज़ों को। तो दे टेक अप अ शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये आप सबको मालूम है कि जो भी क्या कहते हैं लिक्विड्स होते हैं वो उसी शेप में आ जाते हैं जिस शेप में कंटेनर होता है, जिस शेप में जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है। इन विच दे आर केप्ट लिक्विड्स फ्लो द चेंज शेप, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो करते हैं, मीन्स वो बहते हैं और वो अपना शेप भी चेंज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं, और इसी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है रिफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ द सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1.4 एक्टिविटी और जो 1.5 है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो सॉलिड होते हैं और जो लिक्विड होते हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा लिक्विड में बन सकें। जैसे कि अगर सॉलिड है, सॉलिड में हम लोग शुगर लें तो शुगर भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसी तरह डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होती है उसकी मदद से सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकता है, वो उसमें डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा मिक्स हो सकता है। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिज़ोल्व इन वाटर। जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर की वो भी डिफ्यूज़ होकर वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं। ये चीज़ शायद आप लोग को ना मालूम है क्योंकि पहले हम लोगों ने कभी से नहीं पढ़ा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं। और दीज गैसेस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं वो सब तो आपको मालूम ही है कि वाटर में जो अंदर फिश होती है उसमें वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, तो इसी वजह से तो फिश होती है वो ऑक्सीजन को ले पाती है क्योंकि उसमें भी गैसेस डिज़ोल्व हैं। अब इसमें बताया जा रहा है ऑल द लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अब इसमें बताया गया है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उन सबको ब्रीथ करना पड़ता है जीने के लिए, उनको सबको ब्रीथ करना पड़ता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन डायरेक्टली ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से गैस फॉर्म में, और जो एक्वाटिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं वो वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो वाटर से ऑक्सीजन वो कहाँ से ले पा रहे हैं? ऑक्सीजन तो वाटर में तभी आ पाएगी ना जब उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी। तो इसमें वही चीज़ बताया जा रहा है कि गैसेस भी डिज़ोल्व हो सकती हैं वाटर में या फिर किसी भी लिक्विड में। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो हम लोग ने इससे क्या समझा कि जो भी सॉलिड लिक्विड और या फिर गैसेस होती हैं वो सब क्या होती हैं लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती हैं। हाँ, तो इतना चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो सॉलिड्स के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स जो लिक्विड होते हैं वो काफ़ी जल्दी मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, और दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेसेस बिटवीन द अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है
कि जिस भी चीज़ में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें मूवमेंट का प्रोसेस भी काफ़ी स्पीड में होगा, और मूवमेंट की स्पीड का मतलब ही है कि डिफ्यूज़न प्रोसेस तेज होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें दिया हुआ है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बॉल्यून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर और गैस। इसमें बताया गया है कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये कैसे हो रहा है कि जो इतने सारे बैलून, वो सेलर जो होता है बैलून्स को, वो इतने सारे बैलून्स एक ही सिलेंडर से वो सब फिल कर रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स ही इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। तो अब हम लोग को ये पूछना है उससे कि उसके पास वो सिलेंडर में कौन सी गैस फिल है और कैसे फिल है। तो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक 300 ml syringe एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक्स एज शोन इन फिगर 1.4। अब यहाँ पे बताया गया है कि 100 ml की हम लोग को एक सिरिंज लेना है, एक इंजेक्शन लेना है, और उसका नोजल जो है उसको क्लोज कर देना है रबर कॉर्क की मदद से, जैसे कि 1.4 फिगर में शो किया गया। 1.4 फिगर कहाँ है, ये यहाँ पर है। ये देखिए, ये एक सिरिंज है, इसका जो यहाँ का जो मेन पॉइंट था, जहाँ से जो एंट्री पॉइंट था, उसको हम लोगों ने रबर कॉर्क की मदद से बंद कर दिया है। अब इसमें रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरिंज। अब ये जो पिस्टन हम लोग को दिख रहा है, जिसकी मदद से हम लोग कंप्रेस करते हैं, इसको हमको रिमूव कर देना है। ठीक है, अब इसमें लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन अ सेकेंड एंड पीसेज ऑफ चॉक्स इन थर्ड। अब हम लोग को एक सिरिंज को बिना छुए छोड़ देना है, और एक सिरिंज को हम लोगों ने वाटर से फिल किया और दूसरे को चॉक के पीसेस से। अब इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। अब जितने भी जो हम लोगों ने सिरिंज लिए थे, 3 हम लोगों ने सिरिंज लिए थे, उन सब में हम लोग को पिस्टन लगाना है, और यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। अब इसमें बताया गया है कि उनके मूवमेंट के लिए आप उसमें थोड़ी सी वैसलीन लगा सकते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए, तो काफ़ी इजी रहे, या फिर आप अगर नहीं चाहते तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। नाउ ट्राई टू कंप्रेस। अब हम लोग को ये जो भी हम लोगों ने लिया था सिरिंज, अब हमें इसको कंप्रेस करना है। तो इसमें देखिए, आपको मैं कंक्लूजन डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सिंपल सी बात है। हम लोगों ने सॉलिड लिया था, जब सिरिंज में मतलब चॉक का पीस लिया था, तो उसमें वो सबसे कम कंप्रेसिबल होगा, क्योंकि वो पहले से ही सॉलिड है, मतलब उसके पार्टिकल्स पहले से ही बहुत पास हैं। लिक्विड उसको हम लोग थोड़ा बहुत कंप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, और जो गैस होती है वो तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब है, वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड। वही चीज़ इसमें बताया जा रहा है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अब इसमें वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट ड्रिंक देयर बाय द स्मेल दैट रीचर आवर नॉस्ट्रिल्स। तो इसमें बताया गया है कि हम लोग कैसे जान जाते हैं कि किचन में क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, जब हम लोग जब उसकी स्मेल हमारे तक आती है, मतलब कि उसकी स्मेल हमारे पास तक कैसे आती है। तो द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ द फूड मिक्सड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। अब इसमें बताया गया है, जो पार्टिकल्स है फूड के, वो मिक्स हो जाते हैं एयर में, और जो है फैल जाते हैं किचन से, और हमारे काफ़ी दूर तक वो पार्टिकल्स फैल जाते हैं और हम लोग को स्मेल करते हैं। तो ये जो होता है, ये डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा होता है। अब इसमें द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अन इन सेकेंड। अब जो गरम जो खाना होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो तो कुछ सेकंड्स में ही हमारे पास आ जाती है। और अगर हम उसको कंपेयर करें डिफ्यूज़न के रेट से सॉलिड और लिक्विड के, तो हम लोग पाएंगे कि जो गैसेस में जो डिफ्यूज़न होता है वो काफ़ी स्पीड से होता है, तभी कुछ ही सेकंड्स में मटेरियल जो भी स्मेल है वो हमारे पास तक आ जाता है। अब इन गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। अब गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्पीड में मूव करते हैं, ये चीज़ हम लोग को मालूम ही है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें आगे पढ़ने का और कोई मतलब नहीं है।
तो आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे एक फिर से एक्टिविटी दी हुई है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब इसमें बताया गया है कि जो मैटर होता है क्या वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। जी हाँ, जो मैटर होता है वो एक दूसरे में स्टेट चेंज कर सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, वो सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, गैस में भी हो सकता है। जो लिक्विड होता है वो सॉलिड गैस में भी जा सकता है, और जो गैस होता है वो सॉलिड में भी जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी मेन एक्टिविटी है। तो इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर होता है उसके जो चेंज होते हैं उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। हम लोग को 150 ग्राम आइस ले लेना है, बीकर में बर्फ़ ले लेनी है 150 ग्राम की, और एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो डैट इट्स बल्ब इज कॉन्टैक्ट विद द आइस। अब हम लोग को थर्मामीटर उसमें डालना है और ऐसे डालना है कि जो उसका लास्ट का एंड पॉइंट है, जो उसका बल्ब है, उसको बल्ब कहते हैं, तो वो आइस में टच हो रहा हो, ठीक है। अब इसमें ये देखिए फिगर भी बना हुआ है कि कैसे हम लोग को क्या करना है। ये बीकर है, ये आइस है, इसमें आइस पड़ी हुई है और हम लोगों ने इसमें थर्मोमीटर डाला है, ग्लास स्टीरर भी है इसमें, और ये सब बर्नर भी है, और पूरा आयरन स्टैंड की मदद से इसको रखा गया है। तो अब आइए देखते हैं इसमें आगे क्या बताया गया है। अब इसमें बताया गया है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। अब हम लोग को जो बीकर है उसको लो फ्लेम में हीट करना चालू करना है, ठीक है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। अब हम लोग को टेम्परेचर को नोट कर लेना है जब आइस जो है वो मेल्टिंग होना स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम लोग एक साथ फिगर और टेक्स्ट हम लोग एक बार में नहीं देख पाएंगे क्योंकि साइड में हम लोगों ने नहीं लगाया है पेज, तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लेते हैं। अब इसमें आगे बताया गया, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब हम लोग को टेम्परेचर तब कभी नोट करना है जब पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी हो, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब ये जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है इसको रिकॉर्ड करना है कि कैसे सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्स हुआ या फिर चेंज हुआ। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब हम लोग को ग्लास रॉड उसमें डालना है और फिर वाटर को हीट करना चालू करना है जब तक वो बॉयल ना होने लगे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। अब हम लोग को तब का टेम्परेचर भी नोट करना है जब वाटर जो है वो वेपोराइज होने लगे। अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग को तब का भी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट। अब हम लोग को जो वाटर लिक्विड स्टेट में उसका गैसियस स्टेट में चेंज होने का जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी रिकॉर्ड कर लेना है। अब इसमें यही है कि जो जब हम लोग हीट करते हैं किसी भी पार्टिकल में, तो ये आप लोग को मालूम होगा कि हीट करने पर वो जो चीज़ होती है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, और एक्सपैंड होने की मदद की वजह से जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, और जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है। तो जैसे जैसे हम लोग हीट करते जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स दूर जाते जाएंगे, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से वो एक्सपैंड होकर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड अगर है तो वो गैस बन जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, इतना ही बताया गया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मेन पॉइंट लिखा हुआ है, The melting point of solid is an indication of a strength of force of the attraction between the particles। अब जैसे अलग अलग सॉलिड्स होते हैं उन सब का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सपोज जैसे आइस है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो आइस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है। और जैसे जो अलग अलग सॉलिड होते हैं जैसे आयरन, उनका ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी इसी वजह से उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, उनको बहुत ज़्यादा हीट लगती है मेल्ट करने के लिए। अब आगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16
केल्विन। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी मेल्टिंग पॉइंट बताया था आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस के अलावा यहाँ पर बताया गया 273.16 केल्विन ये मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का। जैसे टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो 0 डिग्री जो है वो सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट है, और केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो 273.16 केल्विन है। और अब इसमें बताया गया है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। अब जो सॉलिड होते हैं और जब वो लिक्विड में चेंज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग। मेल्टिंग भी हम लोग कह सकते हैं, पर फ्यूज़न ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है। अब इसमें है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट जो आइस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कैसे? हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा और वो सिर्फ मेल्ट हो रहा, तो ये कैसे हो रहा है? आखिर वो हीट एनर्जी वो जा कहाँ रही है? तो इसका आंसर देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब तक हम स्टार्टिंग में जब तक 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं पहुँचा था आइस का, तब तक जो हीट थी वो आइस को हीट कर रही थी, मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ा रही थी। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस में आइस पहुंची, वैसे ही उसका जो हीट एनर्जी जो हम उसमें दे रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने लगी मॉलिक्यूल्स को। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देती है, इस वजह से वो उनका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता लेकिन वो मेल्ट हो जाते हैं। तो इसमें यही आंसर है इसका। ठीक है, अब इसमें वही चीज़ बताया गया है। सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। इसी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस में और या फिर कह लें तो 273 केल्विन में, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है अगर हम कंपेयर करें तो आइस के सेम टेम्परेचर में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो आइस होती है उसमें जो हीट एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने लगती है, इस वजह से उनके पास हीट एनर्जी कम हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है आइए पढ़ते हैं। तो इसमें व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वाटर को तो तेज़ भागना चालू हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जब वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो अब उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसमें है लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड वो बॉयल होना चालू हो जाए उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अगर हम लोग उसको केल्विन में चेंज करें तो हम ये एक बताया गया है मेथड है सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का। इसमें क्या है, अगर हम लोग के पास सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है, हमें उसे केल्विन में चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लोग 273 डिग्री प्लस कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी 373 डिग्री केल्विन। तो ये 373 डिग्री केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और अगर सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था कि क्या कहते हैं, जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने लगती है आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचते ही, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड में पहले ही बता दिया है, तो अब इसको बार बार एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा। तो लेटेंट हीट इसको हम लोग कहते हैं, इसको आपको ध्यान देना है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature।
तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, जो वाटर है वो सेम टेम्परेचर में मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस में ही तो उसके पास कम एनर्जी है, और जो स्टीम है वो उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। ये सॉरी धोखे से ये हो गया। तो अब आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है। तो यहाँ पे प्रोसेस बताई गई है कि जब हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को और हीट करेंगे तो गैस में चेंज होगा। अब देखिए, हीट प्रोवाइड करने से सारे पार्टिकल्स दूर होते हैं, इसी वजह से वो एक्सपैंड होते हैं, और जब हम लोग गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करने पर वो सॉलिड बनेगा। अब इसमें आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। So if we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature, we have learned that the substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि हीट प्रोवाइड करने से अलग अलग स्टेट में पार्टिकल्स चेंज होते रहते हैं, स्टेट चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.16 केल्विन। और अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लेंगे तो हम लोग लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम लोग उसकी निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आपको एक फिक्स्ड वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको 273.16 केल्विन लेना पड़ेगा, डेसिमल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसमें मैंने आपको मेथड तो बता ही दिया है जिसकी मदद से हम लोग केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक अपना, और यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक कैम्फर लेना है और अमोनियम क्लोराइड लेना है, ये केमिकल्स के नेम है, और उनको क्रश करना है, उनको तोड़ के क्या करना है, और चाइना डिश में हम लोग को डाल देना है, ठीक है। अब पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। अब हम लोग को एक उल्टा फनल लेना है, उसको चाइना डिश के ऊपर रख देना है, और उसका जो टिप है मीन्स यहाँ पर देखिए ये जहाँ पे होल है इसको हम लोग को कॉटन से बंद कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो ये प्रोसेस है। नाउ हीट इट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसको हीट करना है, और इससे क्या होगा देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो अमोनियम है ये जब हीट करेंगे तो ये कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये केमिकल का नेम है। अब इसमें क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस को इसमें बताया गया है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, आइए हम लोग डायरेक्टली समझ लेते हैं। ये देखिए, जो सॉलिड होता है, सॉलिड को जब हम लोग लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो बन जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूज़न, ठीक है। और जब हम लोग लिक्विड को सॉलिड में करते हैं चेंज तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब लिक्विड को जब हम लोग गैस में चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन, और जब हम लोग गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो लेकिन हम लोगों ने सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, और लिक्विड को गैस, और गैस टू लिक्विड समझ लिया, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस और आती है जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड टू गैस एंड डायरेक्टली गैस टू सॉलिड। मतलब कि कुछ ऐसी भी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम लोग सॉलिड को डायरेक्टली गैस में और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या चेंज, प्रेशर की मदद से क्या इफेक्ट होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब इसमें बताया गया है कि हम लोग को पहले से मालूम है कि जो मैटर के यूनिट होते हैं, मैटर के उनमें डिफरेंस इस वजह से होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के दूरी के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है प्रेशर का इफेक्ट। तो देखिए, जो प्रेशर है, प्रेशर लगाने की मदद से भी हम लोग जैसे हम लोग किसी चीज़ को कूल करते हैं तो उसके पार्टिकल्स पास पास आते हैं, उसी तरह प्रेशर लगाने पर भी उसके पार्टिकल्स पास पास आते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर में बताया गया है, ये एक सिरिंज है या फिर सिलेंडर कह लीजिए, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं,
इनको हमने पिस्टन से दबाया तो ये अभी तो गैस है, लेकिन फिर यहाँ पर लिक्विड बन गए। ठीक है, अब वो लिक्विड बनने के बाद जब हमने इसको और चेंज किया तो ये बन गया सॉलिड, ये बन गया सॉलिड। अब वही चीज़ इसमें बताई गई कि प्रेशर अप्लाई करने की मदद से हम लोग किसी चीज़ को कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं, या फिर सॉलिड को सॉलिड तो सॉलिड रहेगा, लिक्विड को सॉलिड कर सकते हैं और गैस को लिक्विड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर का इफेक्ट इसमें बताया गया है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस को बताया गया है कि इवेपोरेशन क्या है। तो देखिए इवेपोरेशन में डिफरेंस होता है। तो बॉइलिंग का मतलब होता है जब किसी पार्टिकल को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लाया जाता है। जब जैसे वाटर को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तब वो बॉयल होकर वेपोरेट होगा। लेकिन अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट क्लॉथ्स में देखें तो क्लॉथ को हम लोग जब ऐसे फैलाते हैं तो उनके जो वो सूख जाते हैं। तो सूखने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन वो बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुँचे ही वेपोरेट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको आसपास के इन्वायरमेंट से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, और काइनेटिक एनर्जी की मदद से ही वो जो है आप उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, वी नो डैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमने पढ़ के रखा है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा चलते रहते हैं, वो कभी रेस्ट में नहीं रहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, एट अ गिवन टेम्परेचर एट एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, और देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सारे पार्टिकल्स में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है सॉलिड के मुकाबले, और गैस में लिक्विड से भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इसी वजह से जिनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो चेंज हो जाते हैं एक से दूसरी स्टेट में बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुँचे। ठीक है, जैसे हम लोग अगर आजकल हम लोग सैनिटाइज़र का बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो सैनिटाइज़र हम लोग जब देखते हैं तो सैनिटाइज़र जैसे हम लोग अपने हैंड में अप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप वेपोरेट हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे हाथ में जो सैनिटाइज़र प्रेजेंट है वो बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल हो रहा हो या फिर हमारे हाथ जल रहे हों? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वो जो सैनिटाइज़र है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा और या फिर वो उसमें जब काइनेटिक एनर्जी आसपास के इन्वायरमेंट से मिल जाती है, जब उससे पार्टिकल्स एयर के टकराते हैं तो उनमें वाइब्रेशन होता है और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है और वो वेपराइज हो जाता है। इसी तरह से इवेपोरेशन प्रोसेस क्लाउड फॉर्मेशन में भी होती है। क्लाउड फॉर्मेशन में अगर आप ये सोचते हो कि नदी का पानी बॉयल होता हो तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ वेपोरेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो ऐसे फैक्टर जो कि इवेपोरेशन में इफेक्ट डालते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है कि इसमें पहला पॉइंट है एन इंक्रीज और सरफेस एरिया। जब हम लोग सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज होगा तब जो इवेपोरेशन है वो भी तेज़ होगा, क्योंकि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स है, जैसे सपोज अगर कोई छोटा सा एरिया है, जैसे ये यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है, अब इसमें यहाँ पे इतने दूर दूर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये एक पार्टिकल, देन ये एक पार्टिकल, फिर इस तरह पार्टिकल, फिर इस तरह पार्टिकल, इतनी दूर दूर पार्टिकल्स हैं। अब जब हम लोग इसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, जब हम लोग इसको इतना बड़ा इसका सरफेस एरिया कर देंगे तो पार्टिकल तो अपनी स्पेसिफिक इतनी ही जगह पर रहेगा ना, तो इस वजह से इसके पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली इतनी दूर दूर हो जाएंगे। तो इस वजह से जो पार्टिकल्स होते सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर वो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं और इवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब भी इवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी उसको इन्वायरमेंट से मिल रही है और साथ ही साथ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी उनको काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा मिल जाती है और वो जो है इवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ हो जाती है।
तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है थर्ड पॉइंट कि जो ह्यूमिडिटी होती है अगर वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो फिर क्या कहते हैं वो इवेपोरेशन प्रोसेस धीरे हो जाएगी। उसका देखिए रीज़न ये है कि कोई जैसे एयर है उसमें ह्यूमिडिटी होती है, उसमें अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा वाटर के पार्टिकल्स वो एयर नहीं होल्ड कर सकती। अब उसके बाद अगर एयर रूखी है, अगर एयर में मॉइस्चर बहुत ही कम है तो फिर पहले इवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ होगी क्योंकि उसमें पार्टिकल्स नहीं मौजूद है वाटर के, और वाटर अगर हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो आराम से ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी तो उसमें पहले से इतने ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद है कि और ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें नहीं आ सकते। इस वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसमें बताया गया है एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो जब विंड की स्पीड इंक्रीज होगी तब जब विंड की स्पीड इंक्रीज होगी तब इवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, क्योंकि विंड जब आके टकराएगी किसी भी चीज़ से, जैसे कपड़े हम लोग सुखाते हैं तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट है, जब हवा तेज़ चलती है तो कपड़े से टकराती है हवा के पार्टिकल्स टकराते हैं और वो साथ ही में टकराने के साथ साथ वाइब्रेशन देते हैं, और जो वाटर के पार्टिकल्स है वाइब्रेशन की वजह से उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है और वो वेपोरेट हो जाते हैं। और ये भी होता है कि जब विंड की स्पीड तेज़ होती है तो टकराती वो साथ साथ अपने वाटर के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी चीज़ को वो उनको ले चलती है अपने साथ साथ, तो इस वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ हो जाती है। अब ये है कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है वो कूलिंग कैसे करती है, तो उसका देखिए रीज़न ये है कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है वो कूलिंग इस वजह से करती है क्योंकि हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि हीट एनर्जी की मदद से इवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ हो जाती है इवेपोरेशन प्रोसेस, और जब वो तेज़ हो जाती है तो जल्दी सूखती है हर चीज़। तो जब इसमें वही चीज़ बताई गई है कि जब इवेपोरेशन प्रोसेस होती है तो आसपास की जो हीट होती है, सपोज हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमको जब हॉट सनी डेज होते हैं तो उसमें हम लोग को स्वेट आता है और वो स्वेट जब सूखता है तो हम लोग काफ़ी कूल फील करते हैं। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि जो स्वेट होता है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस या फिर इवेपोरेशन प्रोसेस की मदद से हवा में चला जाता है, और वो हवा में जाने से पहले जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है वो और फास्ट हो जाती है क्योंकि जो हमारी बॉडी में हीट है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट और फिर वो इवेपोरेट हो जाता है जल्दी। तो जब हमारी बॉडी की हीट लेके वो चला जाता है स्वेट तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है, और यही इसी वजह से हमारी जो बॉडी है वो कूल रहती है और इवेपोरेशन प्रोसेस से कोई भी चीज़ कूल होती है। अगर एक एग्जांपल और ले तो सैनिटाइज़र लगाने पर हम जब उसको अपने हाथों में लगाते हैं तो जैसे ही वो इवेपोरेट होता है तो कितना ज़्यादा कूलिंग देता है। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि वो हमारी बॉडी की जो हीट है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो हमारी हीट को लेकर बॉडी की वेपोरेट हो जाता है। जैसे ही उसको हमारी बॉडी की हीट मिलती है तो वो जल्दी से वेपोरेट हो जाता है। अब यहाँ पर बस दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब इसमें कि हम लोग कॉटन क्लोथ्स को समर पे क्यों हम लोग पहनते हैं, तो उसका देखिए क्या रीज़न है। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। We know that during evaporation particles of surface of liquid gain energy from the surrounding। इवेपोरेशन प्रोसेस में हमको मालूम है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के लिक्विड के वो आसपास से की सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं और वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। और इसी वजह से जब वो हीट एनर्जी को लेकर हमारी बॉडी की हीट को लेकर उड़ जाती है तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है। और जो कॉटन होता है उसको हम लोग इस वजह से लेते हैं क्योंकि उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की एक गुड कैपेसिटी होती है। जो कॉटन होता है वो काफ़ी ईजिली वाटर को अपने पास एब्जॉर्ब करके रख सकता है। तो जब हम लोग को स्वेट आता है गर्मियों में तो जो कॉटन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को और धीरे धीरे करके वो हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को ले जाता है और हमको कूलिंग देता है। तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हम एब्जॉर्ब करने की वजह से स्वेट को वो ज़्यादा देर तक हम लोग को कूलिंग देते हैं। अगर हम लोग कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे सनी डेज में या फिर क्या कहते हैं गर्मियों में तो हम लोग को बहुत ही कम देर के लिए कूलिंग मिल पाएगी।
अब इसमें बस लास्ट टॉपिक है ये, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, हम जो ग्लास होता है, एक 1 मिनट, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। हम लोग वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको हम लोग जो आइस कोल्ड होता है वाटर का, उसका जो ग्लास होता है उसके आउटर सरफेस में हम लोग क्यों देखते हैं। अगर हम लोग दूसरी तरफ से देखें तो जो जैसे हम लोग अगर फ्रिज से ठंडी बॉटल निकालते हैं तो उसमें हम लोग अगर ऐसे उसको छोड़ दें तो थोड़ी देर में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं उसके ऊपर। तो उसका रीज़न क्या है आखिर? तो देखिए, उसका रीज़न यही है कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें गैसियस वो गैस के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट रहता है, उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टीम होता है वो, लेकिन वो गैस के फॉर्म पे रहता है। और जब वो किसी कूल सरफेस के उसमें आता है कांटेक्ट में, तो उसकी जो हीट है वो चली जाती है, और हीट जाने की वजह से जब वो कूल होता है तो कूल होने पे क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि कूल होने पर हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो पास उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो जो स्टीम पार्टिकल्स हैं, जो वाटर की स्टीम है, जब वो ठंडी बॉटल के कांटेक्ट पे आती है तो उसकी हीट चली जाती है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री का पूरा फर्स्ट चैप्टर पढ़ डाला, और इसमें आगे कुछ नहीं है, बस ऐसी ही समरी बताई गई है। तो आगे इसमें कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं। तो हम लोगों ने अपना मेन जो हम लोगों को पढ़ना था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सो थैंक यू फॉर watching this video. Make sure to subscribe my channel and share this video, and also press the bell icon ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल पाए मेरी हर वीडियो के लिए। सो थैंक यू। एंड हाँ दोस्तों, आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू।